स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है फेडरलिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था फेडरलिज्म क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, एंड देन आई हैव एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। अब हम लोग पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में मैंने बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, बट बेसिकली आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे और बाकी बुक्स में देखोगे तो आपको दो ही टाइप के फेडरलिज्म मिलेंगे। और एक होगा बेटा कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, और दूसरा होगा होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, और एग्जांपल मैंने आपको अमेरिका का दिया था। अमेरिका के बारे में मैंने बताया था कि अमेरिका कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। तो बेटा मैंने कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बताया था कि जब फ्री यूनिट्स, ये यूनिट्स फ्री हैं और ये फ्री यूनिट्स आपस में हैंड ज्वाइन करके एक फेडरल कंट्री का फॉर्मेशन करती है, तो उसे कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कहते हैं। इन कमिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म में बेटा फ्री यूनिट्स यानी यूनिट्स जो होते हैं फ्री स्टेट्स होते हैं। जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि अमेरिका में जो फेडरलिज्म था वो मतलब 13 फ्री स्टेट्स आपस में मिलकर के एक फेडरल कंट्री का फॉर्मेशन किए थे। तो इस तरीके के फेडरेशन में बेटा जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फ्लो होती है, क्योंकि स्टेट आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, फ्री स्टेट आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फ्लो होती है। ऐसे फेडरेशन को जहां पर फ्री यूनिट्स मतलब आकर के एक फेडरेशन का फॉर्मेशन करते हैं उसे कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल अमेरिका है। अमेरिका में 13 यूनिट्स 13 फ्री स्टेट्स आपस में आकर के ज्वाइन होकर के एक फेडरेशन का फॉर्मेशन किए थे, उसे कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। जैसा कि जानते हैं इसमें कि मोस्ट पावर फ्लो फ्रॉम स्टेट टुवर्ड द सेंटर, मतलब स्टेट ज्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि स्टेट ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास रिमेन करने की कोशिश करेंगे और कम से कम पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। दैट्स द रीजन इन केस ऑफ द अमेरिका मोस्ट ऑफ द पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के बेटा 5 पावर को प्रैक्टिस करती है, लाइक फॉरेन अफेयर, लाइक आपका बैंकिंग है, करेंसी है, रेलवे है एंड फॉरेन अफेयर्स है। ठीक है, दीज आर वेरी फ्यू लिमिटेड सब्जेक्ट आर इन प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिका, व्हाइल मोस्ट ऑफ द पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। अमेरिका में केवल बेटा जो अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, केवल अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। वहां के हर स्टेट गवर्नमेंट को एक अपना अधिकार है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बनाने का। और प्रेजेंट टाइम पे देयर आर 50 स्टेट्स इन अमेरिका। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर के बारे में आपको बता दूं बेटा, होल्डिंग टुगेदर टाइम में एक जो बहुत बड़ा कंट्री होता है, एक सिंगल गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में पावर को डिवाइड किया जाता है एमंग द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फेडरेशन को जहां पर एक कंट्री को, एक बड़े कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में बांट करके पावर को होल्ड किया जाता है, पावर हैंडल की जाती है, बिकॉज सिंगल गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल द पावर। तो उसको हम लोग बेटा कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ द फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन का बेटा नेचर होता है कि पावर फ्लो फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द स्टेट, पावर फ्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द स्टेट। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। ठीक है बच्चों, और थर्ड रूट जो दिया बेटा, थर्ड रूट्स ऑफ फेडरेशन जो दिया बेटा वो केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, क्योंकि इंडिया में बेटा सारी पावर्स को, सारे स्टेट को इक्वल पावर्स नहीं दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि अभी कुछ पिछले 2018 में क्या कहते हैं एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 370 को एलिमिनेट किया गया, बाय व्हिच कश्मीर विच इज ए स्टेट ऑफ इंडिया, एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया था, उसको
एलिमिनेट कर दिया गया, वरना मतलब जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट होता था, है नहीं बेटा, होता था जिसके पास स्पेशल स्टेट के स्टेटस का स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला हुआ था। तो इस तरीके से हम कहें कि इंडिया में अब इंडिया में दिल्ली जो कि दिल्ली के पास बहुत कम पावर्स हैं, Delhi has not so much powers as other states are also enjoying, like उत्तर प्रदेश, like बिहार, इतने ज्यादा पावर्स क्या कहते हैं किसी दिल्ली के जैसे, अब तो दिल्ली के पास कम है। तो बेसिक मेरे कहने मतलब इंडिया में सारे स्टेट को इक्वल पावर्स नहीं दी गई। तो ऐसा स्टेट जिसमें स्टेट को ऐसे फेडरेशन जिसमें सारे स्टेट को इक्वल पावर दी गई हो, उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप, हाँ उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ द फेडरेशन, दैट इज नोन एज ए होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, दैट इज नोन एज ए होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ द फेडरेशन। तो नाउ वी विल आल्सो एक्सप्लेन अबाउट, हम लोग पढ़ेंगे अब इंडियन फेडरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंडियन फेडरेशन पढ़ेंगे, इंडियन फेडरेशन डिस्कस करेंगे इंडियन फेडरेशन। इंडिया कितना फेडरल कंट्री है, ठीक है, वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द इंडियन फेडरेशन कि इंडिया कितना फेडरल कंट्री है। तो अगर हम बेटे इंडियन फेडरेशन के बारे में बात करें, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा था, जैसे हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 से फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ माना जाता है, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ माना जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा अब बनकर के लगभग 2 ईयर 8 मंथ एंड 11 मंथ एंड 18 डेज में बनकर के कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो जो टाइम टेकन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थ्रू जो टाइम लगा वो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया बेटा 26 जनवरी को, 26 जनवरी। आल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार था, लेकिन हमने इसे 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया। क्यों ऐसा किया, इसके बारे में बच्चों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, जब हिस्ट्री में इंडिया पढ़ाएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्यों 2 मंथ वेट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इम्प्लीमेंट किया, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में हम लोग बेटा हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग भी अमेरिका के ही मॉडल को अडॉप्ट करेंगे और अमेरिका ही के ही जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब स्टेट को हम लोग ज्यादा पावर देंगे, पावरफुल स्टेट। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की की विशेषता है पावरफुल स्टेट एंड लेस पावर इन द हैंड्स ऑफ, लेस पावर इन सेंटर। ठीक है, तो हम ऐसा स्टेट बनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिसीजन लिया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने स्टार्टिंग डिसीजन में लिया। लेकिन बच्चों तुम लोग जानते हो कि 14 अगस्त 1947 को इंडिया का डिसीजन हो गया और इंडिया 2 पार्ट में बन गया, 2 पार्ट में बना। फ्रीडम हमें इंडिया 2 पार्ट में बना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरीके से जब डिवीजन हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने एक चैलेंज आया कि हम लोग स्टेट को ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया में बहुत वैरायटी है और उस वैरायटी की वजह से इंडिया में डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यूनिटी बहुत कम है। इस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि कंट्री को हम लोग कैसा बनाएंगे, ज्यादा पावरफुल सेंटर और लेस पावरफुल स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से इंडिया का फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है, जिसमें मोस्ट ऑफ पावर इज सिचुएटेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाइल वेरी लेस पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हम इंडियन फेडरेशन के बारे में देखते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो जैसा कि इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में विवाद उठते रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री हैविंग सम यूनिटरी फैक्ट्स, व्हाइल वेस्टर्न थिंकर्स हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि इंडिया एक यूनिटरी कंट्री है हैविंग सम फेडरल पॉइंट्स।
तो आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अगर हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट फेडरलिज्म का, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ द पावर्स। पहला पॉइंट है पावर्स का डिवीजन एंड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसी को कह सकते हैं टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों इंडिया में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं। इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट which is responsible for the entire country and which is responsible for entire country, and state में state level government which is also responsible for the particular states। हम पावर के डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा इंडिया के पावर का डिवीजन को हमने तीन लिस्ट में डिवाइड किया है। थ्री लिस्ट में ये डिवाइड की गई है। पहली है हमारे पास यूनियन लिस्ट, दूसरी है बेटा हमारे पास स्टेट लिस्ट, और तीसरी है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है बेटा। तो अगर हम बातें यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है which belongs to the center government only, इसे सेंट्रल लिस्ट के भी नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इसे सेंट्रल लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज ए सेंट्रल लिस्ट। तो ये वो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं on which only central government is responsible for the formation of the law। In the union list, subject of the union list, only central government is responsible for the formation of the law। Only central government can form the law belonging from the subject of the union list। एंड इस समय यूनियन लिस्ट में बच्चों 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 97 सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन यूनियन लिस्ट में रखा गया है। यूनियन लिस्ट के अगर हम सब्जेक्ट देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, कभी पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं बता दूं, जैसे यूनियन लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे बेटा डिफेंस हो गया। इसके बाद बच्चों फॉरेन अफेयर्स हो गया, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट में आता है। बैंकिंग हो गया बेटा, बैंकिंग, करेंसी हो गया। ये बेटा हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। रेलवे हो गया, रेलवे ये भी बेटा हमारे सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये 5 सब्जेक्ट याद रखिएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड रिसर्च सेंटर्स ऑफ द एटम्स। ये सब कुछ बेटा हमारे क्या है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो इन 5 में से कभी 4 दे दे तो 3 दे देगा, और आपको एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट देगा, पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल लिस्ट, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहिएगा, समझ लीजिएगा। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिससे बिलोंगिंग सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार बेटा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, वही केवल ये राइट रखती है कि वो यूनियन लिस्ट से बिलोंगिंग सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी। बात बच्चा हम स्टेट लिस्ट की जब करेंगे, तो स्टेट लिस्ट के वो सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टेट लिस्ट होते हैं जिनमें केवल स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली, जिसे हम लोग बेटा क्या नाम से जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। ओरिजिनली बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 66 सब्जेक्ट थे हमारे स्टेट लिस्ट में, लेकिन बाय 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी इन 1976 में बेटे 5 सब्जेक्ट को यूनियन स्टेट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, और उनमें से 5 सब्जेक्ट क्या कहते थे, वो थे एनवायरमेंट, एजुकेशन, पॉल्यूशन एंड दो और सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट को हटा करके बेटा कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस समय ओरिजिनली तो 66 सब्जेक्ट थे हमारे स्टेट लिस्ट में, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देयर आर ओनली 61 सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। व्हाइल कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम बात करें बेटा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट का प्रेजेंट टाइम पे है, जबकि ओरिजिनली इसमें केवल 47 सब्जेक्ट थे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो सो प्रेजेंट टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट 52 हो गई है।
जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट बिलोंगिंग में लॉ बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट बोथ गवर्नमेंट को होगा, सेंटर और स्टेट बोथ गवर्नमेंट को होगा। लेकिन अगर कोई कंट्राडिक्शन की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला डोमिनेंट होगा, उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है और वही उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात मैं कर रहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार बोथ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट बोथ गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर बोथ गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेटा लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। लेकिन अगर इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक कंट्राडिक्शन आ जाए कि किस गवर्नमेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, तो इस सिचुएशन में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला अपने से प्रायोरिटी पाएगा, ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी पाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला अपने से डिसॉल्व हो जाएगा। तो द लॉ फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसॉल्व बाय इट्स ओन सेल्फ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो फार्मूला होगा वो अपने से डोमिनेंस होकर के इंप्लीमेंट होगा। लेकिन बच्चों एक ऐसी सिचुएशन आती है कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी क्या कहते हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला प्रायोरिटी पा लेता है। वो सिचुएशन ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लॉ का फॉर्मेशन होता है तो बेटा बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउस के, अगर टू हाउसेस असेंबली है तो दोनों हाउसेस सिंगल हाउस असेंबली है क्योंकि इंडिया में 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2 हाउस से असेंबली बनी है, बाकी स्टेट में से केवल 1 हाउस की असेंबली है। तो अगर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास होने के बाद गवर्नर के पास साइन होने के लिए गया, गवर्नर के पास साइन होने के लिए गवर्नर ने बेटा खुद साइन करके उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, तो अगर प्रेसिडेंट ने उस पर बिल पर साइन कर दिया है और तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बनाती है व्हिच इज अपोजिंग टू द स्टेट लॉ, इन दिस सिचुएशन द लॉ फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इफेक्टिव ओवर द लॉ फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आई एम रिपीटिंग इट इज इंपॉर्टेंट थिंग that if there is a contradiction on the law formed by the state and central government belonging from the concurrent list, अगर concurrent list से belonging कोई लॉ है और वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग गवर्नमेंट एक ही सब्जेक्ट में लॉ बनाती है और बोथ आर इन द अपोज ऑफ ईच अदर, तो इस सिचुएशन में बेटा मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला अपने से इफेक्टिव होगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ अपने से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन में बता रहा हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ को फॉर्म किया है और उसे गवर्नर के लिए, क्योंकि जब तक बेटा गवर्नर इन केस ऑफ द स्टेट के केस में गवर्नर नहीं साइन करेगा तब तक बिल लॉ नहीं बनेगा और इन केस ऑफ द सेंट्रल जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक बिल लॉ नहीं बनेगा। तो स्टेट असेंबली के थ्रू बिल पास किया गया, सब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है हमारा बेटा कॉन्करेंट लिस्ट से, उस सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट असेंबली ने बिल को पास किया और उसे गवर्नर के पास साइन करने के लिए गया क्योंकि गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। इस वजह से उसने अपना बिल को खुद ना साइन करके मतलब उसने बिल को ट्रांसफर किया टू द प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, रिजर्व किया फॉर द प्रेसिडेंट के लिए टू साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बनाती है व्हिच इज अपोजिंग टू द लॉ फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी सिचुएशन में लॉ फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल इफेक्टिव ऑन द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना।